आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। आपके भतीजे ने आपके भाई भाभी की नाक डुबा दी। अच्छा हो गया जो आपके भाई इस दुनिया में नहीं है, वरना वो तो जीते जी मर जाते। अरे शहर जाकर इसने 4 किताब क्या ज्यादा पढ़ ली, इसे तो जात समाज का भी डर नहीं रहा। मम्मी जी अभी आप बेकार में इतना टेंशन मत लीजिए, जब बुआ जी यहाँ आएंगी तब आप आराम से बैठकर उनसे बात कर लीजिएगा। अभी बेकार में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाभी, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बेकार में इतना टेंशन मत लो। मैं 1-2 दिनों में आती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, उसी को लेकर मत बैठो। अच्छा मैं रखती हूँ फोन, अपना ध्यान रखना। ठीक है जीजी, जल्दी आना। अरे कोई तो हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रजनी। अरे समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? और नहीं तो क्या मम्मी जी, जब ये बात मेरे मायके में पता चलेगी तो सोचिए कितने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं हम लोगों के, कितना थू थू करेंगे वो हम पर। मम्मी जी मैं तो देवर जी के लिए क्या क्या सपने देखती थी। मैंने तो अपने मामा जी से भी बात कर ली थी कि वो अपनी बेटी को मेरी देवरानी बना दे। मामा जी ने तब कोई जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन उनकी चुप्पी मुझे साफ साफ बता रही थी कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब बताइए मामा जी को जब ये बात पता चलेगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ बहू, यही सोच सोच कर तो कलेजा बैठा जा रहा है मेरा। क्या जवाब दूंगी, किस किस को जवाब दूंगी मैं? मम्मी जी देवर जी तो बोल रहे थे कि आज उस लड़की को वो घर लेकर आने वाले हैं। उस हरामखोर के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अगर उसका दोबारा फोन आएगा तो बता देना कि मर गई तुम्हारी माँ। अरे माँ आप ये क्या बोल रहे हो? अरे हम लोगों के अलावा संजू का है ही कौन इस दुनिया में? वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा माँ? अरे बेटा उस हरामखोर को हमारी परवाह कहाँ है? अगर हम लोगों की परवाह किया होता ना तो उस लड़की से कभी शादी नहीं करता वो। अरे वो इतना निडर हो गया कि एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, ना ही जात समाज का डर रहा उसे। देखिए माँ अब जमाना बदल गया है, ये जात समाज ऊंच नीच ये कुछ भी नहीं रह गया है। और संजू पढ़ा लिखा है माँ, अपने पैरों पर खड़ा है, उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। देख बेटा चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे लिए तो अभी वो बच्चा ही है और उसने गलती नहीं अपराध किया है, जिसकी सजा तो मैं उसे जरूर दूंगी। मैं उस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे आपकी वजह से तो देवर जी कितनी हिम्मत बढ़ गई है, हर बात में बस अपने छोटे भाई का पक्ष लेते हैं आप। देखिए माँ ये तो अभी आपकी नाराजगी बोल रही है, लेकिन जिस दिन आपका गुस्सा ठंडा होगा तो सोचिए कि आप अपने बेटे से दूर रह सकती हैं। भले आप दामिनी को ना अपनाओ माँ, लेकिन एक बार अपने बेटे के लिए तो सोचो। वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? वैसे वो अपने पैरों पर खड़ा है, वो कहीं भी अपनी पत्नी को लेकर रह सकता है, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए माँ। इस ढलती उम्र में आपको तो अपने बेटे का सहारा चाहिए ना, इसलिए मेरी बात मानिए, संजू को आ जाने दीजिए यहाँ। ठीक है, यदि तू चाहता है बेटा कि संजू यहाँ आ जाए तो मेरी भी एक जिद है कि मैं उस लड़की से कभी बात नहीं करूंगी और ना ही उसे कभी अपना पाऊंगी। ठीक है माँ, मुझे मालूम है धीरे धीरे जब आपका गुस्सा शांत होगा तो आप अपनी बहू को अपना लोगे। और ये क्या रजनी, तुम्हें माँ को समझाना चाहिए तो नहीं, तुम तो उल्टा माँ को भड़का रही हो। मुझे क्या करना? दामिनी ये है मेरे मम्मी पापा का घर। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत दामिनी, माँ सिर्फ बाहर से गुस्सा होने का नाटक करती हैं। अरे संजू आ गए तुम लोग? जी भैया, लेकिन माँ और भाभी कहाँ हैं? प्रणाम भैया जी। हमेशा खुश रहो बेटा। संजू माँ और तुम्हारी भाभी मंदिर गई है, तुम बहू को ऊपर अपने कमरे में ले जाओ। जी भैया। लेकिन भैया सुनो ना, मम्मी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्या? हाँ संजू, माँ भी गुस्सा तो है तुमसे बहुत, लेकिन देखो धीरे धीरे ये सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। जाओ आराम करो तुम लोग। सुनिए जी, मुझे आपकी मम्मी से बहुत डर लग रहा है, इसलिए प्लीज 1-2 दिन आप ऑफिस मत जाइएगा। ठीक है दामिनी, तुम डरो मत। मैंने कहा ना, जितना गुस्सा माँ बाहर से दिखाती है उतना ही प्यार माँ अंदर से करती है। अरे आरोही, मिंटू, कहाँ गए बच्चे तुम लोग? लगता है माँ और भाभी मंदिर से आ गए हैं, मैं अभी बात करके आता हूँ। हे भगवान, मम्मी जी मुझे कभी अपनाएगी या नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे दामिनी, मम्मी और भाभी सामने हॉल में ही बैठे हैं, चलो चलकर मिल लो तुम उनसे। मम्मी भाभी एक साथ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अरे डरने वरने वाली कोई बात नहीं है, जब तुम अपनी मम्मी पापा को मना सकती हो तो फिर मेरी माँ को क्यों नहीं मना सकती? देखिए जी, मेरे मम्मी पापा खुले विचार वाले हैं। अरे ये सब छोड़ो, चलो तो सही तुम। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम दीदी। देखो रागनी, तुम साफ साफ कह दो इस लड़की से, इस घर में ये सिर्फ संजू की पत्नी बनकर रह रही है, मेरी बहू नहीं। ये क्या बात हुई माँ, गुस्सा छोड़िए ना आप। क्यों बेटा, तुम मेरी साथ भूल गई क्या? देखो दामिनी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी माँ की बातों को दिल से मत लगाना। जी भैया, मैं आज भी यही कह रही हूँ और कल भी यही कहूंगी, मेरा मन कभी नहीं बदलेगा और मैं इस संजू और ये दामिनी को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे इन लोगों की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रह गई। मेरे घर में सिर्फ मेरी एक बहू है, वो है रागनी, जो इतने बड़े परिवार से है। कितना मान सम्मान मिलता है मुझे रागनी की वजह से। और रागनी, तुम भी दोनों बच्चों को समझा देना कि इस दामिनी को चाची वाची कहने की जरूरत नहीं है और ना ही इनसे बात करने की जरूरत है। हाँ मम्मी जी, मैं समझा दूंगी बच्चों को। इस तरह धीरे धीरे दिन और दिन से महीने और महीने से साल बीत जाता है, लेकिन शारदा जी अभी भी अपनी छोटी बहू दामिनी को नहीं अपना पाती है और ना ही उससे बात करती है। यहाँ तक दामिनी की जेठानी भी दामिनी और संजू से बात करना पसंद नहीं करती और हर बात में रागनी दामिनी को नीचे दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती है। अच्छा रिया, ये बताओ तुम कौन सी चॉकलेट खाना पसंद करोगी? हाँ चाची, मुझे तो 5 स्टार खाना है। अच्छा, मतलब रिया के लिए चाचू 5 स्टार चॉकलेट लेकर आएंगे। लेकिन मिंटू तो कुछ नहीं कह रहा है अपनी चाची से कि उसे कौन
कौन सी चॉकलेट खानी है? मुझे भी जो दीदी खाएगी वही चॉकलेट खानी है। अच्छा तो आओ चाची की गोद में आकर बैठो, फिर चाची तुम्हें चॉकलेट देगी। ये हुई ना मिंटू बात। मिंटू, दिया, मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, अरे तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? चलो यहाँ से। मम्मी, हमें चाची के पास रहना है। अभी एक लपड़ दूंगी ना तो सब निकल जाएगा तेरा। दीदी, ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्यों डांट रही हैं आप? क्यों रिया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा दादी के कमरे में जाओ, दादी तुम्हें बुला रही है। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं दादी के कमरे में। मैं भी जा रहा हूँ मम्मी, लेकिन आपसे गुस्सा होकर जा रहा हूँ। चुपचाप जाता है कि निकालूं तेरा गुस्सा मैं? हाँ तो दादी, क्या कह रही थी तुम कि बच्चे हैं उन्हें क्यों डांट रही हूँ? अरे तुम तो बड़ी हो, तुम समझदार हो, कम से कम तुम्हें तो मेरे बच्चों से दूर रहना चाहिए ना। मालूम है ना मम्मी जी कितना गुस्सा करती है यदि बच्चे तुम्हारे कमरे में आते हैं तो। इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों से ना तुम दूर ही रहो, तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वैसे भी जब से तुम आई हो तब से इस घर में अशांति के सिवा कुछ नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना दामिनी, चाहे तुम कितना भी कुछ क्यों न कर लो, मम्मी जी तुम्हें कभी नहीं अपना पाएगी, क्योंकि मम्मी जी तुमसे और तुम्हारे नाम से ही नफरत करती है। और अब तो तुम्हारे ही कारण अपने खुद के बेटे से भी नफरत करने लगी है मम्मी जी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब दामिनी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। दामिनी और संजू दोनों यही सोचकर बहुत खुश हो रहे थे कि जैसे उनकी माँ को पता चलेगा कि वो दादी बनने वाली है तो शायद उनकी माँ सारे गिले शिकवे भूलकर दामिनी को अपना लेगी। बधाई हो माँ, आप दादी बनने वाली हैं। अरे संजू, तूने बहुत देर कर दी बधाई देने में। क्या तुझे नहीं मालूम मेरी एक लौती लाडली बहू रागनी ने 7 साल पहले ही मुझे ये खुशी दे चुकी है, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो। मम्मी जी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इस घर की बहू स्वीकार कर लीजिए मम्मी जी। हाँ माँ, कब तक इस तरह से गुस्सा करोगी आप? प्लीज मम्मी जी माफ कर दीजिए। बेटा रागनी, कह रही तो इस लड़की से कि मैं अपने जीते जी इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे इसकी वजह से मैंने अपने 4 रिश्तेदारों में आना जाना छोड़ दिया। अरे इसकी वजह से मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई, इसलिए मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चलो दामिनी, गुस्सा मत कीजिए मम्मी जी, माफ कर दीजिए मम्मी जी। दामिनी, ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। चलो अपने कमरे में, कोई मतलब नहीं है माँ से माफी मांगने का। अब ये पत्थर पड़ चुकी है, ये हमें कभी माफ नहीं करेंगी। माफ कर दीजिए मम्मी जी, ऐसे समय में तो मुझे एक माँ की जरूरत होगी मम्मी जी। चलो दामिनी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें तुम्हारे आंसू से। दामिनी माँ बनने वाली है, ये खबर सुनने के बाद भी संजू की माँ दामिनी को माफ नहीं करती है और धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। अब तो दामिनी को 7वां महीना चलने लगा था। दामिनी, हाँ जी। दामिनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ ही छीन ली। आपकी क्या गलती है जी, आप तो हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं। लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं मना पाया। दामिनी, मुझे माफ कर दो तुम। देखिए जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बार बार अपने आप को दोष देना छोड़ दीजिए। दामिनी, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को खबर की है कि वो लोग नाना नानी बनने वाले हैं, इसलिए वो तुम्हें लेने आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी गोद भराई की रस्म होने से रही, कम से कम अपने मायके जाओगी तो वहाँ धूमधाम से तुम्हारी गोद भराई की रस्म होगी। ठीक है जी, लेकिन क्या आपने मम्मी जी से इजाजत ली है? नहीं दामिनी, मैंने माँ से कोई बात नहीं की है और अब तो मेरा मन भी नहीं होता कि मैं उनसे किसी बात में राय लूं, क्योंकि उनसे कुछ पूछने या बताने का कोई मतलब भी तो नहीं है। ठीक है जी, लेकिन मैं जाने से पहले एक बार मम्मी जी से बात जरूर करूंगी, वरना कल को वो मुझे दोष देगी कि मैं अपने मायके चली गई और उनसे एक बार पूछा भी नहीं। अरे दामिनी, तुम कौन सी मिट्टी से बनी हो? मेरी माँ तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, लेकिन तुम फिर भी हमेशा माँ से प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करती हो। हाँ जी, मैं अपने कर्तव्य और फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगी कि मम्मी जी मुझे माफ कर सके। वैसे मैं जानता हूँ दामिनी, माँ तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेगी, इसलिए तुम तैयारी कर लेना, कल ही आ रहे हैं मम्मी पापा जी। ठीक है जी। नमस्ते समधन जी। हाँ कहिए, कैसे आना हुआ? दामिनी, क्या तुमने अपने परिवार में कुछ बताया नहीं? जी वो मम्मी, मैं समधन जी, वो बात ये है कि मेरी बेटी को 7वां महीना लग चुका है और मैं उसकी डिलीवरी के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि उसकी पहली डिलीवरी है और हमारे यहाँ पहली डिलीवरी मायके में ही होती है। हाँ मम्मी जी, यदि आप मुझे इजाजत देंगी मम्मी जी तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन हम आपकी इजाजत से ही लेकर जाएंगे। अच्छा, तो मेरी बला से ना हमेशा के लिए ले जाओ इसे। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा तो मत बोलिए आप। देखो भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा खानदान। मैंने पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ और आज एक बार फिर बोलती हूँ, तुम मरो या जियो, मुझे ना तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे ये क्या बहन जी, दामिनी आपकी बहू है और आप उससे ये कैसी बात कर रही हैं? देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बेटी को कभी अपनी बहू स्वीकार की ही नहीं है। ऐसा मत बोलिए बहन जी, यदि हमारी बेटी से कोई गलती हुई हो तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अरे आपकी बेटी की वजह से मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक की नहीं रह गई। मुझे तुम्हारी बेटी से ना कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये अभी मर जाए, मेरा दिल इसके लिए कभी नहीं पिघलेगा और ना ही इसके होने वाले बच्चे से मुझे कोई लगाव है। ऐसा मत बोलिए बहन जी। पापा, पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना पापा? अरे आपको क्या हुआ जी? उठिए जी। अरे ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू हरगिज नहीं मानूंगी। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी जी देखिए, अचानक से मेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई है, दूर हो जाए मेरी नजरों के सामने से।
एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। संजू तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है और अपने ससुर जी और अपनी पत्नी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। संजू जब अपनी पत्नी और ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है तो इलाज के दौरान पता चलता है कि दामिनी के पापा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। वहीं दामिनी के पेट में संजू की मां ने जोर से लात मारा था, इसलिए ये मालूम चलता है कि दामिनी का बच्चा पेट में ही मर गया है, जिसे ऑपरेशन करके बाहर निकालना होगा। हे भगवान, ये मेरे साथ अचानक ये सब क्या हो गया? प्लीज मत रोइए मम्मी जी, ये सब मेरे ही कारण हुआ है मम्मी जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि उसने अपने बच्चे और पिता दोनों को खो दिया है तो वो अपने आप को कैसे संभालेगी बेटा? मम्मी जी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ना ही मैंने आप लोगों को हमारे घर आने का न्योता दिया होता और ना ही आज ये सब हमें देखना होता। संजू जी, मेरा बच्चा कहाँ है? संजू जी, मेरे बच्चे कहाँ गए? संजू जी, प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला दो। हाँ दामिनी, हमारा बच्चा फिर से आ जाएगा, तुम परेशान मत हो दामिनी। अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। मेरे पापा, मम्मी, पापा कैसे हैं मम्मी? अभी तुम अपनी चिंता करो बेटा, बस तुम अपना ध्यान रखो, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम दामिनी का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने सब बर्बाद कर दिया दामिनी। दामिनी को 3 दिनों तक इस बात का पता नहीं होता कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चौथे दिन जब दामिनी को ये बात पता चलती है। मुझे बताओ संजू जी, मेरे पापा कहाँ हैं? वो अभी तक मुझे देखने क्यों नहीं आए हैं? दामिनी, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है संजू, मैं कभी तुम्हारी माँ को माफ नहीं करूंगी। पापा, मैंने एक ही पल में आपको और अपने बच्चे दोनों को खो दिया पापा, मैं कभी आप लोगों के हत्यारे को माफ नहीं करूंगी पापा। संजू जी, मैं आज के बाद कसम खाती हूँ, मैं अपने बच्चे और अपने पापा के हत्यारों को कभी माफ नहीं करूंगी और कभी मैं तुम्हारी माँ का चेहरा भी नहीं देखूंगी। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी छोड़ दूंगी, लेकिन आपकी माँ का चेहरा तुम मरते दम तक नहीं देखूंगी मैं। सब कुछ खत्म हो गया संजू जी, कुछ नहीं बचा। सब कुछ ठीक हो जाएगा दामिनी, देखो तुम अपने आप को संभालो। आज हमें छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से, हम घर जाकर सारी बात करेंगे, तुम परेशान मत हो दामिनी। उस घर में मैं अब कभी कदम नहीं रखूंगी, ना ही मैं अपने कपड़े और गहने लेने जाऊंगी। उस घर ने मुझसे मेरे 2 रिश्ते छीन लिए। अरे जन्म लेने से ही पहले मेरे बच्चे को छीन लिया आपकी माँ ने मुझसे। कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं करूंगी। दामिनी, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मैं भी कहाँ इतने जल्दी अपनी माँ को माफ कर सकता हूँ। उनकी वजह से 2 जिंदगियाँ चली गई, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज ही हम एक नया घर देखेंगे और वहाँ से हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। दामिनी उस घर में अब कभी नहीं लौटने का फैसला कर लेती है और संजू भी दामिनी का साथ देता है इस फैसले में। अब उन्होंने इसी शहर में कहीं दूर एक नया घर किराए से ले लिया था, जिसमें दामिनी और संजू एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगे थे, लेकिन दामिनी अभी तक इस हादसे से बाहर नहीं आ पाई थी। उठो दामिनी, सुबह हो गई है। अरे क्या हो गया, उठते ही फिर से उदास हो गई तुम? जब मैं सोती हूँ ना जी, तभी ऐसा लगता है कि मैं इस हादसे को भूल पाई हूँ, वरना हर समय जागती आंखों में बिल्कुल वो दृश्य चलते रहता है। दामिनी, उस हादसे के लिए तो कसूरवार मैं भी अपने आप को मानता हूँ। और देखो, आज पूरे 7 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों के घर वालों ने भी तो हमारे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की जी। यदि कोई हमारे बारे में जानना चाहता होगा तो वो सिर्फ भैया हैं। हाँ दामिनी, भैया ऑफिस आए थे मेरे और उन्होंने मुझसे पूछा कि दामिनी कैसी है। मैंने सिर्फ भैया से कह दिया कि दामिनी अच्छी है और मैं चुपचाप घर आ गया। फिर भैया ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी तसल्ली के साथ मेरे ऑफिस से घर लौट गए। अच्छा ठीक है जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है दामिनी, ठीक है दामिनी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी। मुझे लगता है संजू बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि माँ से माफी मांगना बेकार की बात है। मैं ही जिद पर बैठी थी कि नहीं, मैं मम्मी जी से जरूर माफी मांग लूंगी, उन्हें मना लूंगी, उनका दिल जीत लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। अगर मैं संजू की बात मानकर शादी के बाद कहीं और अलग घर लेकर रही होती तो शायद आज मैं अपने पापा और बच्चे को नहीं खोती। दामिनी बेटा, माँ कैसी हो बेटा तुम? अच्छी हूँ माँ, आप कैसे हैं? रो मत बेटा दामिनी, नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता, शायद यही लिखा था हमारी किस्मत में। और देखना, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, इसलिए उस हादसे को भूल जाओ बेटा और जीना सीखो। सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने का ही नाम जीवन है बेटा। मम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस हादसे को भूल जाऊँ, मैं फिर से एक बार माँ तो बन सकती हूँ मम्मी, लेकिन बताइए क्या मुझे मेरे पापा वापस मिल सकते हैं मम्मी? मैंने कहा ना दामिनी, ये सब तकदीर का लेख है, ईश्वर ने यही सब लिखा था बेटा हमारे लिए, इसलिए किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है बेटा। ये सब भूल कर बस आगे बढ़ जाओ तुम। ठीक है मम्मी। दामिनी अपनी माँ की बातों को समझ जाती है और धीरे धीरे इस हादसे को पूरे 2 साल हो जाते हैं। अब तो दामिनी भी इस हादसे के बारे में सोचना लगभग कम ही कर चुकी थी और वो संजू के साथ खुशी खुशी अब इस घर में रहने लगी थी।
आज दामनी का बर्थडे है और जब दामनी शाम को अपनी मम्मी के घर से वापस आएगी तो ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएगी और ये हार का सेट देखकर तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगी। लगता है दामनी आ गई। अरे ये क्या संजू जी, इतना डेकोरेशन क्यों? हैप्पी बर्थडे डियर दामनी। क्या आपको याद था? फिर आपने मुझे सुबह बर्थडे विश क्यों नहीं किया? वो तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। अब बताइए, मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। ये है दामनी तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये क्या संजू जी, इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे मेरी प्यारी सी दामू के सामने इसकी कोई कीमत है क्या? दामनी और संजू दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं। हर संडे संजू दामनी को कहीं न कहीं घुमाने फिराने लेकर जाया करता था, लेकिन एक दिन अचानक न जाने संजू को क्या हो गया, वो एकदम उदास और गुमसुम सा हो गया। मुझे आजकल इनका व्यवहार बड़ा अजीब सा लगता है। ये तो हमेशा चहकने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों से एकदम बदल से गए हैं। कुछ बोलते भी नहीं, कुछ पूछो तो बस ऑफिस में ज्यादा काम था यही बहाना बता देते हैं। समझ में नहीं आता ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। ऐसे तो ये मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते थे। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था दामिनी। लेकिन कम से कम एक फोन तो कर दिए होते आप। भूल गया, नहीं कर पाया। अच्छा सुनिए, जाकर आप कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। दामिनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना खा लेना, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये क्या, ऐसा व्यवहार तो इनका पहले कभी नहीं था। ये खाना नहीं भी खाते थे तो मेरे खाना खाते तक ये मेरे पास ही बैठे रहते थे। कोई तो बात जरूर है, ये शायद मुझे बताना नहीं चाहते, वरना अब तक कब के बता दिए होते। अच्छा आज तो संडे है, आज ये घर में रहेंगे, इत्मीनान से बैठकर इनसे मैं पूछ लूंगी कि आखिर क्या बात हो गई है। अरे ये क्या, सुबह के 9 बज गए और मैं अभी तक सोया रहा। दामिनी तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वह संडे है ना जी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सोने देती हूँ। लेकिन आज मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है, मुझे अभी तैयार होकर निकलना होगा। ये क्या बात हुई जी, कहाँ जाना है आपको? एक काम करना दामिनी, आज तुम मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं वहीं रास्ते में कहीं नाश्ता कर लूंगा। बाप रे, ये इतना कैसे बदल सकते हैं? अभी तक तो ये कोई भी संडे मेरे बगैर नहीं बिताए हैं और आज इन्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है। ऐसे इनका व्यवहार अचानक से बदलना, कोई बात तो जरूर है, ये ऑफिस का काम का टेंशन नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं विजय भैया को फोन लगाऊंगी। विजय भैया इनके खास दोस्त हैं, विजय भैया को तो जरूर मालूम होगा कि आखिर क्या बात हो गई है। हेलो विजय भैया, मैं दामिनी भाभी बोल रही हूँ। हाँ हाँ नमस्ते भाभी जी, कहिए ना भाभी जी। भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आपके पास थोड़ा समय है? जी भाभी कहिए ना। कोई ना कोई बात तो जरूर है भैया, लेकिन ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे कुछ बताते ही नहीं। यदि मैं कुछ पूछती हूँ तो कह देते हैं कि ऑफिस का टेंशन है। और आज तो हद हो गई, ये कभी कोई भी संडे मेरे बगैर नहीं बिताते थे, लेकिन आज तो ये नाश्ता करे भी नहीं, घर से सुबह सुबह ही चले गए। अच्छा ये बात है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ। अरे इसकी तो बचपन की आदत है, खुशियाँ होगी तो दुनिया के साथ बांटेगा और परेशान होगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो तो ऐसे कुछ नहीं बताएगा भाभी, कल मैं ही पता करता हूँ कि आखिर क्या बात हो गई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भैया। अरे इतने जल्दी इन्होंने विजय भैया को सब कुछ बता भी दिया कि विजय भैया मुझे फोन करने लगे। हाँ भैया। भाभी मैंने उसे अभी फोन किया था, लेकिन वो मेरा फोन कट कर रहा है। लेकिन देखिए प्लीज आप कुछ उल्टा सीधा मत सोच लीजिएगा, क्योंकि संजू आपसे बहुत प्यार करता है भाभी। हाँ भैया मैं जानती हूँ, और मैं कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोच रही हूँ, बस मैं तो इनको परेशान नहीं देख सकती हूँ, इसलिए ये सब जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या बात हो गई है। ठीक है भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी बात पता कर लूंगा, फिर आपको कॉल करता हूँ। ओके भैया। अरे यार क्या बात हो गई है? नहीं तो कोई बात नहीं हुई है। देख संजू, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बात अलग है कि तू मुझे बताना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम भाभी जी को तो बता दे, बेचारी कितना परेशान होती है तुझे लेकर। नहीं यार, मैं दामिनी को ये सारी बात बता के और दुखी नहीं करना चाहता हूँ। क्या बात यार, बता मुझे, मैं ऑफिस के बाद बताता हूँ तुझे। चल ठीक है, चल अब बता, तुझे ये जगह याद है ना? हम जब भी किसी चीज की खुशी मनाते या किसी बात को लेकर परेशान होते तो यहीं आया करते थे, और यहाँ आने के बाद हम एक दूसरे से कुछ झूठ नहीं बोल पाते हैं। हाँ यार मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन परेशानी की वजह क्या है भाई? मैं दामिनी को इसलिए कुछ नहीं बताना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ। फिर दामिनी ने तो ये सब भुगता है, वो कैसे ये सब भूल सकती है? लेकिन संजू ये सब कब तक ऐसे चुप चुप कर करता रहेगा तू? अगर भाभी को कभी इस बात की भनक लग गई या उन्हें तुझ पर शक हो गया तो सोचो क्या होगा। अरे तुझ पर से तो भाभी का हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ यार, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। देख यार संजू, तुम दोनों परिवार में हुए झगड़े की वजह से अलग हुए थे ना, अब तो उस बात को 3 साल बीत चुके हैं, अब तो भाभी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। इसलिए मेरे ख्याल से तो तुझे ये सारी बातें भाभी को बता ही देनी चाहिए। देख विजय, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि झगड़े की वजह से हम लोग उस घर से अलग हुए थे, लेकिन भाई तूने तो यही बताया था मुझे कि तुम्हारी माँ ने भाभी को बहुत बुरा भला कहा था। नहीं यार, बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी।
देख ऐसा था कि मेरी माँ ना प्रेम विवाह को ना कभी स्वीकार नहीं कर पाई, इस वजह से घर में हमेशा कलेश होते रहता था। ये सब तो दामिनी ने खुशी खुशी सह लिया था, लेकिन एक दिन हद तब हो गई जब दामिनी के मम्मी पापा दामिनी को लेने आए थे। दामिनी को 7वां महीना चल रहा था, तो माँ ने दामिनी के माता पिता के सामने इतना बुरा भला कहा कि दामिनी के पापा को हार्ट अटैक आ गया, और माँ ने दामिनी को भी धक्का मारा, जिसकी वजह से हमारा बच्चा दामिनी के पेट में ही दम तोड़ दिया था। यार विजय, मेरी माँ ने कभी भी ना दामिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो दामिनी के सामने मेरी भाभी को कितना लाड़ दुलार करती, उनके बच्चों से इतना प्यार करती। अरे माँ ने तो बड़ी भाभी के बच्चों को भी दामिनी से दूर रहने को कह दिया था, लेकिन फिर भी यार दामिनी चुपचाप सब कुछ सहते रही। हद तो तब हो गई जब मेरी माँ की वजह से दामिनी के पिता की जान चली गई और हमारे बच्चे की भी दामिनी की पेट पे मृत्यु हो गई। इसीलिए उस दिन से ही दामिनी ने कसम खा ली थी कि वो मेरी माँ का चेहरा अब कभी नहीं देखेगी, और मैं भी अपनी माँ को माफ नहीं कर पाया था। इतने जल्दी कैसे माफ करता यार, मेरी माँ की वजह से दो जिंदगियां जा चुकी थी। दामिनी ने मुझसे यहाँ तक कह दिया था विजय कि मैं चाहूँ तो उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ का चेहरा अब कभी नहीं देखेगी। फिर मैंने भी दामिनी का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया, और हम दोनों ने कभी पलटकर उस घर की ओर नहीं देखा। क्या आंटी की वजह से दो जान गई थी? हाँ यार, आंटी की गलती तो बहुत भयानक थी यार संजू, लेकिन यार तुम्हें आंटी की मदद करनी होगी। और देखो, भाभी को सब कुछ बता दो, हो सकता है भाभी का गुस्सा अब कम हो गया होगा। लेकिन ये सारी बात तुझे कैसे मालूम? वो मुझे शर्मा अंकल ने सब कुछ बताया। शर्मा अंकल ने बताया कि हम लोगों के घर छोड़ने के बाद भैया और भाभी ने माँ को यह कहकर घर से निकाल दिया कि जो अपनी गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर अपने ही खून का खून कर सकती है, उसे हम अपने बच्चे के पास नहीं रख सकते हैं। फिर शर्मा अंकल ने आगे बताया कि इसीलिए भैया ने माँ को वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया है। शर्मा अंकल ने यह भी बताया कि जब भैया ने उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती किया तो माँ दिन रात मुझे और दामिनी को याद करके रोते रहती थी कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, उसी की सजा उन्हें भगवान दे रहा है। और धीरे धीरे फिर माँ की तबीयत एकदम ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन शर्मा अंकल वृद्धाश्रम गए हुए थे किसी काम से, तब उन्हें पता चला कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वृद्धाश्रम वालों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया है। तो वह शर्मा अंकल बड़े भैया और भाभी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग शहर में नहीं थे, इसलिए शर्मा अंकल ने ये सारी बात मुझे बताई। और जैसी भी हो यार, वो मेरी माँ है। ये सब सुनने के बाद मेरी आत्मा पिघल गई और मैं अपनी माँ को मिलने अस्पताल पहुँच गया। मैं क्या करूँ यार विजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपनी पत्नी दामिनी को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वजह से दामिनी ने बहुत कुछ खोया है यार। इसलिए मैं दामिनी को बिना बताए चुपचाप से रोज हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से मिल लेता हूँ। माँ मुझे कुछ बोलती नहीं है यार, लेकिन मुझे देखकर माँ के तो जैसे आंसू ही नहीं थमते। देख यार, मैं तो कहता हूँ भाभी को सब कुछ बता दे। नहीं यार, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ। क्या पता विजय भैया को इन्होंने सब कुछ बता दिया हो। इधर थोड़ी देर में दामिनी के पास विजय का फोन आता है और विजय दामिनी को फोन में सारी बात बता देता है। क्या विजय भैया सच कह रहे हैं आप? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और इन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। भैया क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक ले चलेंगे? ठीक है भाभी, आप मिलिए घर के सामने, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। ठीक है भैया, इतनी बड़ी बात हो गई और इन्होंने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, ये भी मुझे हॉस्पिटल में ही मिल जाएंगे। ये सब क्या हो गया मम्मी जी? आप रोइए मत। विजय भैया संजू जी को फोन कीजिए ना। जी भाभी। दामिनी तुम यहाँ? आई एम सॉरी दामिनी, मुझे यहाँ नहीं आना था, मैं तुम्हें बताए बिना अपनी माँ से मिलता रहा, मुझे माफ कर दो दामिनी। देखिए संजू जी, ये सब बातें ना हम घर चलकर कर लेंगे, अभी तो बस आप मम्मी जी को घर ले जाने का इंतजाम करो। छुट्टी मिल गई है ना? हाँ दामिनी, छुट्टी तो माँ की 3 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मैं माँ को कहाँ लेकर जाऊँ, इसलिए माँ अभी तक हॉस्पिटल में ही है। ठीक है संजू, एक काम कीजिए, आप जाकर वहाँ पेपर वर्क करके आ जाइए, जब तक मैं माँ के कपड़े चेंज करा देती हूँ और माँ को हम लोग अपने साथ घर ले चलते हैं। भैया क्या आप एक टैक्सी की व्यवस्था कर सकते हैं? जी भाभी। मेरी सजा माफी के लायक नहीं है बहू, मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ, यही मर जाने दो मुझे। अभी आप कुछ मत बोलिए मम्मी जी और हमारे साथ घर चलिए। इस तरह दामिनी अपनी सास को घर लेकर आती है। ये सब देखकर विजय और संजू दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विजय तो दामिनी की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाता और संजू से कहता है कि संजू तू बहुत किस्मत वाला है जो भाभी जैसी पत्नी मिली है तुझे। बस धीरे धीरे चलिए मम्मी जी और अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए आप। चल भाई, मैं भी चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारी हैप्पी फैमिली मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच भाई। अरे यार, ये थैंक यू वाली क्या बात हो गई? लेकिन हाँ, एक बात और कहूँगा, मैंने भाभी जितनी समझदार महिला आज तक नहीं देखी, इसलिए यार भाभी का हमेशा ख्याल रखना, कभी उनका दिल मत दुखाना। हाँ यार, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो दामिनी मेरी जीवन संगनी है। चल ठीक है यार। अरे विजय भैया कहाँ चले गए जी? वो तो गया। अरे ऐसे कैसे गए? उन्हें कम से कम चाय पीने को तो कहना था। ये सब छोड़ो दामिनी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना। तुम तो माँ से इतनी नफरत करती थी ना दामिनी, फिर तुम माँ को ऐसे घर क्यों ले आई? मुझे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। वो नफरत नहीं जी, सिर्फ दुख और गुस्सा था जो समय रहते धीरे धीरे कम होता गया। और फिर बताइए, हाल ही में हम उन्हें हॉस्पिटल में किसके भरोसे छोड़ कर आते? और मुझे लगता है उन्हें उनकी किए की सजा भगवान दे चुके हैं। दो बेटे के रहते माँ को आश्रम में इतने समय रहना पड़ा, ये क्या कम सजा है? मैं मानती हूँ संजू जी, मैं अभी तक सब कुछ भुला नहीं पाई हूँ, पर मेरा यकीन करो, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करूँगी।
तुम बहुत ही अच्छी हो दामिनी। अच्छा जी, अगर आपने पहले बता दिया होता तो इतने दिन परेशान नहीं होते आप। दामिनी, मैं बहुत डर गया था क्योंकि तुमने तो हॉस्पिटल में कसम खा रखी थी ना कि अब तुम कभी दोबारा मेरी माँ का चेहरा नहीं देखोगी। वैसे भी जी, अब मुझे आपकी माँ के चेहरे में कोई गुस्सा नजर नहीं आया, वो सास वाला ठाट नजर नहीं आया, गुस्से से उनका मगरूर चेहरा, ये सब जा चुका है। अब तो वो सिर्फ एक माँ ही रह गई है। मैं जानती हूँ दामिनी बेटा, मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि तुम मुझे माफ कर सको, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक बार मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या मम्मी जी, मैंने तो आपको आराम करने को कहा था। बहू, तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन देखो दोबारा मुझे आश्रम मत भेजना। अरे मम्मी जी, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? आपको तो आपकी गलती की सजा खुद भगवान ने दे चुके हैं। हाँ सच कहा बेटा, भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा तो दे ही चुकी है। संजू, तू भी मुझे माफ कर दे बेटा। अरे तूने तो हीरा ढूंढ कर लाया था, लेकिन मैंने इस हीरे की कभी परख नहीं की। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी सजा आपके लिए क्या होगी? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।